तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च। जी हाँ बच्चों, 23 मार्च 2026 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर होने वाला है सीबीएसई का, उसके लिए हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको 10 से 12 सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूंगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस जब ये शब्द बोलता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं अपने स्कूल में टॉपर था इस सब्जेक्ट में। ठीक है, पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आते थे पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, हर एक चीज़ करने में मज़ा आता है। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं करवाता जा रहा हूँ ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर, करते हुए जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपको एक टॉपर बोल रहा है और लगभग 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते-पढ़ाते। जो मुझे पता है उतना ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है पेपर में। ठीक है? तो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको करते चले जाओ। इसी में से आप देखिएगा हर एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होकर के आएगा, सेम टू सेम छप करके आएगा। ठीक है? और मैं आपको पेपर्स के अंदर जो 10 से 12 अभी सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊँगा ना, ये तो पहला हमारा सैंपल पेपर का वीडियो है। तो हर एक सैंपल पेपर के अंदर मतलब वीडियो के अंदर, ठीक है, जैसे सैंपल पेपर नंबर 2 करवाया, 3 करवाया, तो सब में मैं आपको बताता चलूँगा कि टॉपर बनना कैसे है, आपको अपने आंसर शीट में क्या यूनिक चीज़ करना है जिससे आप टॉपर बनोगे। ठीक है? एक भीड़ से अलग कैसे चलना है आप। क्लियर है बच्चों? और अगर आप चाहते हैं कि इतनी सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँ तो इस वीडियो पर 1200 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि ये पहला वीडियो है हमारा पॉलिटिकल साइंस की सैंपल पेपर सीरीज़ का, तो मुझे पक्का भरोसा है आप सभी बच्चे 1200 लाइक्स कंप्लीट करवा देंगे। ओके बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में जिसे आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर बोर्ड के पेपर की, तो देखिए जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एक यूनिक सीरीज नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूँ ये सेट नंबर 1 है बच्चों। इसी तरह से सेट नंबर 2, 3 और 4, 4 सेट्स में आपका पेपर आता है। तो जो चारों सेट है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा, उसके आगे भी और सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूँगा, बस आप लाइक का टारगेट को अचीव करवा दीजिएगा, ठीक है? इसके नीचे चलिए अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। 5 खंडों के अंदर आपका पेपर बँटा हुआ रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई करके, ठीक है? सेक्शन ए यानी खंड क जो रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। सेक्शन बी जो रहेगा आपका, खंड ख जिसे आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13वां और 13 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रकार का रहने वाला है। ठीक है? यानी कि 2-2 नंबर का, और 50 से 60 शब्दों में आंसर लिखना है। ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल साइंस में आपको लिखना होता है। जब 50 से 60 शब्द बोल रहे हैं ना तो आप 65 भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 60 से नीचे मत आने दीजिएगा, ये नहीं कि आप 40 शब्द में लिख करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है? तो 2-4 शब्द ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन नीचे मत आने दीजिएगा। वर्ड लिमिट ठीक-ठाक रखिएगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? सेक्शन सी जो रहेगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे। इनका आंसर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है, 100 टू 120 वर्ड्स के अंदर देना है। जो सेक्शन डी रहेगा आपका, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि गद्यांश, कार्टून और मैप वाले होंगे। ठीक है? और लास्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा इसके अंदर 27 से 30 तक, 27 से 30 तक बड़े-बड़े क्वेश्चन जो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रकार के वो पूछे जाएँगे 6-6 नंबर वाले। ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करते हैं। इनका आंसर आपको 170 से 180 शब्दों में लिखना है, और एक भूमिका और निष्कर्ष ज़रूर बनाइएगा बड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखते वक़्त। भूमिका निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा, उस पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है? कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इनको वीडियो को पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 23 मार्च 2026 को पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। आप खंड ए भी बोलते हैं, और टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे
पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको रीअरेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों, कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट बाद में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला जो है आपका वो है दक्षेस, यानी कि जो सार्क है उसकी स्थापना। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1985 में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इवेंट कब हुआ, 1985 में हुआ। दूसरा इवेंट दे रखा है कि स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण, जिसको हम ही लोग बनाए थे एक तरह से, है कि नहीं। भारत ने काफी सहयोग किया था बांग्लादेश के निर्माण में। तो यहाँ पर ये जो हुआ था वो हुआ था 1971 में, आपको पता ही होगा। अगला है भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। ये एनसीईआरटी में भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कब हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों आपका 2008 के अंदर। ठीक है, और उससे अगला है भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजना विकल्प। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 के अंदर बच्चों। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। इसमें से ये दो चीजें तो बहुत सिंपल सी है, 1985 में दक्षेस की स्थापना हो गई थी और 71 में बांग्लादेश बन गया था। ये जो 2008 वाला है और 1987 वाला है, इसको थोड़ा सा ना मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ और कुछ और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो एक बार एनसीईआरटी बुक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और भूटान वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो भूटान के बारे में लिखा गया है कि भूटान में 2008 के अंदर संवैधानिक राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 2008 जो था वो सही हो जाता है। इसके आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दे रखा है श्रीलंका में शांति सेना भेजने को लेकर के। आपको पता होगा कि श्रीलंका में सिंघली और तमिलों के बीच में काफी विवाद चला था, लंबे समय तक संघर्ष चला था। तो उसको लेकर के भारत ने एक शांति सेना, जिसे IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी बोला जाता है, उसको भेजा था ताकि श्रीलंका में उस चीज को ठीक किया जा सके। लेकिन ठीक हुआ नहीं, वापस हमें बुलाना पड़ गया। तो उसी को लेकर के एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भारत ने 1987 में क्या किया कि श्रीलंका में समझौता किया था। श्रीलंका सरकार को तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय शांति सेना को भेजा। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट में एफ आएगा आपका। ठीक है, IPKF। ओके बच्चों, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे। और देखिए आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। जब हमारी आर्मी वहां पर गई ना, तो हमारी आर्मी को कुछ खास पसंद नहीं किया गया, और श्रीलंका की जो जनता थी उन्होंने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। ठीक है, तो हमने अपनी शांति सेना भेजी कब थी, 1987 में भेजी थी, और वापस कब बुला लिया हमने यहाँ पर, तो 1989 के अंदर बुला लिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो डेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, डेट्स मतलब ये मैं कह रहा हूँ दो जो ईयर दे रखे हैं, 1987 वाला और 1989 वाला। ठीक है, ये दोनों को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ वापस से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क वाला हो जाएगा। पहले क्या हुआ आपका, स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फिर आपका यहाँ पर दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना हो गई 1985 में। उसके बाद आपका भारत द्वारा यहाँ पर श्रीलंका में शांति सेना भेजा गया 1987 में। फिर आपका भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई 2008 के अंदर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो विकल्प है आपका ऑप्शन है, इसको सही उत्तर लगा देंगे। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू, तो ये आपका मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स जो है ना बच्चों, इससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है बच्चों, जो दुनिया भर में मानव अधिकारों से संबंधित जो रिपोर्ट होता है उसको प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस देश में मानव अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है, रिस्पेक्ट की जा रही है, और किस देश के अंदर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अक्सर जो सरकार होती है अलग अलग देशों की, वो इसकी रिपोर्ट को एकदम कह लीजिए रिजेक्ट कर देती है या फिर डिसलाइक कर देती है। वो यूट्यूब पे होता है ना लाइक डिसलाइक का बटन, और इंस्टाग्राम पे तो शायद नहीं होता है, आपका फेसबुक उसबुक पे भी होता है लाइक डिसलाइक का बटन। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट्स होती है बच्चों, वो इसकी रिपोर्ट को एकदम हटा देती है, बोलती है भैया हम नहीं मानते। जैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में इन्होंने रिपोर्ट छाप दिया, नॉर्थ कोरिया वाला किंग जोंग उन पगला पता है क्या बोलेगा,
अरे तुम हमारे बारे में रिपोर्ट छापेगा रे, तुम्हारा रिपोर्टें नहीं आने देंगे हम अपना देश में। क्या समझा है तुम? हम अपना देश का नागरिक पर अत्याचार कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के भगवान हैं, हम जो कहेंगे वही करेगा और ये कोई अत्याचार नहीं है, ये अच्छी चीज़ हो रही है कि नहीं? लेकिन इनका तो काम है भैया रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, हिंदी के और इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट के, इनके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई लास्ट टाइम पर भी मैं तैयारी करूं यहाँ पर और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आऊं, लिटरली यहाँ पर 90 प्लस स्कोर करूं या फिर 95% प्लस स्कोर करूं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। हमने इन चारों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। ठीक है, सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है बच्चों, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये हमारी टीम का बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर सैंपल पेपर्स को आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से 2,00,000% रिकमेंडेड है बच्चों, जरूर सैंपल पेपर्स लीजिए क्योंकि खुद की खेती है यार, हमने खुद ही ये सैंपल पेपर बनाया है सीबीएसई के लेटेस्ट 2026 के बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न आए हुए हैं उनके आधार पर। ठीक है, तो जरूर इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, हजारों बच्चे ऑलरेडी ले रहे हैं तो आप भी लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए बच्चे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 के अंदर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश व्हेन डिड इट जैसे कि इमर्ज करके, तो आपका 1971 के अंदर ये इमर्ज हुआ एज अ न्यू नेशन। ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि मजदूरों से रिलेटेड काम करता है, उनको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां पर जेनेवा नाम का एक जगह है, यहाँ पर आईएलओ का मुख्यालय है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएलओ वेयर इज द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर कह रहा है मिलान कीजिए, तो चलिए मिलान कर देते हैं। यहाँ पर आपको दो सूची दे दिया है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, इनका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची नंबर 1 के ए में आपका दे रखा है सिंडिकेट। तो सिंडिकेट क्या था बच्चों, ये आपका कांग्रेस पार्टी के ही अंदर ताकतवर और प्रभावशाली जो नेता थे, इनका एक ग्रुप था बच्चों। ठीक है, तो ये सिंडिकेट का ये 4th वाला हो जाएगा। इसके अगला है इंदिरा हटाओ। तो ये किसने कहा था उस टाइम पे, उस जमाने में ये बात बोली गई थी ग्रैंड अलायंस के द्वारा। अब ये ग्रैंड अलायंस क्या है, ये गैर कांग्रेसी जो भी दल थे, जो पार्टियां थी, उनका एक बहुत बड़ा गठबंधन था। ठीक है, इनका एक ही नारा था भैया कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, है कि नहीं। इंदिरा गांधी जी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और ग्रैंड अलायंस वाले कहते थे इंदिरा जी को ही हटा दो। इसके अगला है हमारा यहाँ पर गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद की बात करें तो ये जो दिया गया था, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अगला है हमारा गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया था, जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ था और इलेक्शन के अंदर इनको बहुत ज्यादा मदद किया था बच्चों। तो इस हिसाब से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, ये ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे पर सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा है। ठीक है जी, और कारण यहाँ पर कह रहा है कि 12 की संख्या वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णतया समग्र और एकता का प्रतीक मानी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों बात बिल्कुल सही कही जा रही है। तो ए वाला जो आपका ऑप्शन है, यानी क वाला जो विकल्प है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है,
और एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ यहीं पर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन वह व्यक्ति थे जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 56 दिनों तक, जहाँ तक मुझे याद है 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो आंध्र प्रदेश की मांग थी वो और ज़्यादा तेज हो गई थी और अंततः नेहरू जी को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करना पड़ा, अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा। ठीक है, तो आप बताइएगा कि कौन वो व्यक्ति थे जो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है, उसके कमेंट को मैं हार्ट का निशान दे दूंगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका बेलग्रेड के अंदर आयोजित किया गया था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज हेल्ड। तो आपका बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आज का आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कि दक्षिण विभेद क्या है। दक्षिण विभेद क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ओके, जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट होगा, हार्ट के निशान के साथ साथ पिन भी कर दूंगा उसका कमेंट। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 10वां क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन कह रहा है कि 1967 में 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। अच्छा जी, और अगला यहाँ पर कारण कह रहा है बच्चों कि आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है यानी घ वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 देश तो थे नहीं, टोटल यहाँ पर 5 देश थे जिन्होंने बैंकॉक जो डिक्लेरेशन था उस पर साइन किया था और आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो 1975 के अंदर जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था बच्चों उसका नेतृत्व किया था आपके सर जी ने। अब आप बोलेंगे अरे सर आप नेतृत्व 1975 में आप थे भी, इस धरती पे भी नहीं हो गया आप तो तो देखिए मेरे ही नाम से मिलते जुलते एक बहुत महान व्यक्ति है, उन्होंने 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वो थे हमारे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी। बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम नहीं पता है, तो मेरा नाम है बच्चों जयप्रकाश, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ग वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु लीड द नेशन वाइड सत्याग्रह इन 1975। तो जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 12वां प्रश्न देखिए क्या है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। आर्टिकल 370 का जो रिलेशन है वो किस यहाँ पर स्टेट से है बच्चों। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा बच्चा बताएगा कि आर्टिकल 370 कब हटाया गया जम्मू कश्मीर से। ठीक है, देखता हूँ कौन सा बच्चा यहाँ पर बताता है। ईयर बताना है आपको, कौन से साल में आर्टिकल 370 रिवोक कर लिया गया कश्मीर के अंदर से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रिलेशन टू आर्टिकल 370 हुम हैव। तो आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी बोलते हैं, और इसके अंदर टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे बेसिकली, और इनका आंसर आपको 50 से 60 शब्द यानी कि 50 to 60 वर्ड्स के अंदर देना है। ठीक है, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ साउथ एशियन रीजन। ठीक है, तो आपको साउथ एशियन रीजन का जो फीचर्स है उसके बारे में बताना है। ओके, सबसे पहले तो ये देख लीजिए एक बारी कि जो आपका दक्षिण एशिया क्षेत्र है ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपका फैला हुआ है, और धरती पर एक्चुअली में दक्षिण एशिया है कहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर मैं आपको दक्षिण एशिया दिखाने का प्रयास करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ना, ये सारा का सारा दक्षिण एशिया में आ जाता है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, दक्षिण एशिया के अंदर आ जाता है। मैं आपको एक बारी ऊपर से थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा
ये एक्चुअली में दक्षिण एशिया है कहाँ पर भैया, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये है हमारी प्यारी सी धरती, और इस धरती पर अगर मैं ज़ूम करूँ अपने गोला पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा दक्षिण एशिया का हिस्सा, ठीक है। इसमें कौन-कौन से देश आते हैं दक्षिण एशिया के अंदर, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्यारा भारत आ जाता है दक्षिण एशिया के अंदर, उसके बाद आपका पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान को भी अब यहाँ पर शामिल किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेपाल आ जाता है बच्चों, फिर भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है बच्चों, और एक और देश है यहाँ पर जो कि है आपका मालदीव्स, वो भी आ जाता है, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बारी। इधर ज़ूम करेंगे ना हम लोग, इधर साइड थोड़ा-सा ना वो ज़ूम करने पे दिखता है, वही मालदीव जिसका इंडिया से अभी कंट्रोवर्सी चला है कि नहीं? इधर साइड आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, बहुत ज़ूम करने पे दिखता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा है ना ये, इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ज़ूम आउट करके आपको दिखाऊँ, तो आप देख पाएँगे कि ये रहा हमारा प्यारा भारत, इधर ऊपर साइड, और जो मालदीव आपको देखने को मिलेगा ना, ये रहा मालदीव, ठीक है? तो भारत से इतना दूर आ जाता है ये मालदीव्स, और भारत के बगल वाला जो श्रीलंका है, ये भी यहाँ पर शामिल किया जाता है दक्षिण एशिया के अंदर। एक बारी वापस से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कौन-कौन से देश जो है दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। तो टोटल 8 देश के आसपास जो है दक्षिण एशिया के अंदर आ जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इधर से मालदीव, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो ये जो सारे देश है बच्चों, ये आपका दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और धरती पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दक्षिण एशिया पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस से चलते हैं बच्चों। अगर दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो आप लिख सकते हैं ये जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है बच्चों। इस क्षेत्र के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इस क्षेत्र के जो भी देश है वो डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं बच्चों। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, यानी कि यहाँ पर जो भी देश है उस देशों के अंदर आप देखेंगे तो फार्मिंग बहुत अच्छा खासा लेवल पर किया जाता है, और वहाँ पर फार्मिंग से ही लोग अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे भारत का एग्जांपल ले लीजिए, भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है, ठीक है। भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। हमारा जो देश है बच्चों भारत, ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए मेजर प्लेयर है इस क्षेत्र का, पूरे रीजन का, ठीक है। और पूरे रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए हम लोग एकदम न्यूट्रल रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसे किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर के कार्य करें। तो देखिए भैया यहाँ पर आप आतंकवाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आतंकवाद है यानी टेररिज्म है, उससे तभी निपटा जा सकता है जब सारे देश मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे वेस्टर्न कंट्री से आप देखेंगे ना, अमेरिका अमेरिका सब, ये सब ना पहले पगला सब ये सब बोलता ही नहीं था कि आतंकवाद था। हम लोग एज अ इंडियन मतलब जा करके बोलते थे यूएन वगैरह में कि भैया देखिए आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, पाकिस्तानवा इधर आतंकवाद फैला रहा है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज सब जो थे ना, ये बोलते थे "यार, आतंकवाद टेररिज्म ये क्या होता है, ये सब तो कुछ होइबे नहीं करता है यार, का भारत तुम चिल्लाता रहता है आकर के आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है"। और 9/11 का जब घटना हो गया, ठीक है, उसके बाद अमेरिका तो भैया ऐसे रिएक्ट करने लग गया ना, वो बोला अरे आतंकवाद, ये आतंकवादी, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ठीक है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको धरो, इसको मारो। भैया आतंकवादी को लेकर के एकदम खतरनाक रिएक्ट करने लग गया। उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो इतने दिनों में मैं समझ गया हूँ, जितने दिन से मैं पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कि वेस्टर्न कंट्रीज ना अपना फायदा बहुत ज्यादा देखती है, ठीक है। इनके यहाँ पर जब तक कोई चीज नहीं होता है ना, तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे आतंकवाद का कोई भी इंसिडेंट इनके देश में नहीं हुआ था, तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करती थी कि आतंकवाद भी कोई खतरनाक चीज है। और जब इनके देश में खुद घटना घट गई, ओसामा बिन लादेन ने जाकर के वहां पर 9/11 के घटना में जो 2 टावर पे वो प्लेन टकरवा दिया था, तो तब इनके कान खड़े हुए और समझ में आया कि आतंकवाद वाला भी कोई घटना हो। ठीक है बच्चों, खैर मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। चलिए, तो देखिए आतंकवाद यानी टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के काम करें, और ये सारी बातें मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पर्यावरण का जो निम्नीकरण हो रहा है, इससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के काम करें। पीने की पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, आपको पता होगा बच्चों, हमारी जो पूरी की पूरी धरती है उसके ऊपर जो पीने लायक पानी है
वो केवल आपका 0.0006% के आसपास है। ठीक है, ये मीठा पानी है जिसको हम लोग पीते हैं, और ये पानी हमें नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से और ग्लेशियर्स के माध्यम से देखने को मिलता है। लगातार हम बहुत ज़्यादा तेजी से, रैपिडली इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिससे ये कहा जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर के होगा। इसीलिए आपको बताया जाता है कि सेव वाटर। और एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, अभी बेंगलोर का आप एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कितना हरा भरा सिटी था बेंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आईटी हब भी बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी। ठीक है, वहां पर पानी की शॉर्टेज हो गई बच्चों, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, लोगों को एक हफ्ता में, 2 हफ्ता में एक बार नहाने को मिल रहा है। सोचिए तो पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पानी की समस्या से भी हम तभी लड़ सकते हैं जब सभी देश दुनिया के मिल करके काम करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 15वां प्रश्न, कि 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किस आधार पर किया गया। तो 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध का मुख्य कारण था आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना। ठीक है, जो आर्थिक रूप से यहाँ पर ताकतवर देश है वो व्यापार के गलत तरीके अपना रहे थे। तो यहाँ पर जो ये मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, इसके अंदर इसका विरोध देखने को मिला बच्चों 1999 के अंदर। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के किन्हीं 2 लाभों को उजागर कीजिए। जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आपका यूएनओ हो गया, है कि नहीं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह से लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के लाभ, यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है, जैसे कि पर्यावरण, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध तथा शांति तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अगर वैश्विक स्तर पर कोई चीज का बात करना है तो एक तरह से स्टेज अवेलेबल करवाता है। मान लीजिए आप 4 दोस्तों को मिलना है, तो मोमोज की रेडी के पास मिलेंगे, चाउमीन वाले के पास मिलेंगे, या बर्गर वाले के पास मिलेंगे, या जहां पर भी आप कोई फास्ट फूड खाते होंगे वहां पर मिलेंगे, या आपका कोई मीटिंग पॉइंट होगा वहां पर जाकर के मिल सकते हैं, और अपने दोस्तों से आप जनरल टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक तरह से मंच हो गया जहां पर आप और आपके दोस्त मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह से कोई मोमोज की रेडी पर जाकर के तो कोई वैश्विक लीडर बात करेगा नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं भैया, एक प्रॉपर संगठन में जाते हैं जहां पर दुनिया के सभी देश आते हैं। जैसे यूएनओ बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारा, यूएनओ। ठीक है, यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं, चाहे आपका युद्ध हो जाए, ठीक है, या पर्यावरण की समस्या हो जाए, या इसी तरह की और भी जो समस्याएं होती हैं, इसके ऊपर चिंता करते हैं, बात करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर एक मंच प्रदान करते हैं हमें। ठीक है बच्चों, और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मार्शल योजना के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब मार्शल योजना क्या थी बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, तो समझिए बच्चों। देखिए, ये बात है उस जमाने की जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, तो आपका 1939 से लेकर के 1945 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद क्या हुआ भैया, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम धड़ाम कर गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसी में यूरोप आ गया भैया। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल डगमगा गई, और यूरोप पूरा का पूरा हिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अमेरिका वाले चचा आए, वो बोले कि अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना इधर, तुम गम काहे ले रहे हो, हम है तो काहे का गम। ठीक है, और अमेरिका ने यूरोप की, और खास करके जो पश्चिमी यूरोप था, उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद किया। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, खास करके पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था, वो ऊपर गई, और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा स्टेबल इकोनॉमी देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे ना कि जो पूरा का पूरा आपका यूरोप है ना,
वो अमेरिका का एकदम कह लीजिए गुलाम बने फिरता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि यूरोप वही करता है जो अमेरिका कहता है वहाँ पर, है कि नहीं? चाहे आप देख लीजिए रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो अमेरिका ने बोल दिया कोई भी देश यहाँ पर रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा। तो यूरोप के सभी देश मान गए कि चलो भैया हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। और बाद में ये बात जाकर के सामने आई कि ये बात तो यूरोप के कंट्रीज को अमेरिका वाले चचा ने बोल दिया कि हाँ कोई भी देश जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अमेरिका की ही कई कंपनियां थी जो पीछे से रशिया से खुदे तेल खरीद रही थी, है कि नहीं? तो ये देखिए किस तरह का दोहरा जो चरित्र है वो हमें देखने को मिलता है। तो सोचिए अमेरिका भैया, पता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आज तक पढ़ा है ना पॉलिटिक्स, तो मुझे इतना समझ में आ गया है पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका के संदर्भ में बता रहा हूँ कि भैया एकदम क्या ही बोले, एकदम प्रॉफिट निकालने वाला देश है वो। जिस देश से प्रॉफिट मिल रहा है उसी देश के साथ हैं भैया हम, चाहे आप डेमोक्रेसी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस इनका मानना है कि भैया हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, खैर तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका मार्शल योजना क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में खास करके जो आपका पश्चिमी यूरोप था उसकी इकोनॉमिक को वापस से रिवाइव करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त मदद की थी। इसे ही यहाँ पर हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप आंसर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्शल प्लान का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मेन पर्पस ऑफ मार्शल प्लान। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर में हुए एक समझौते का नाम है बच्चों, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि भैया जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस है उसको हम कम निकालेंगे और अपने धरती को बचाएंगे। ठीक है, ये जापान के एक शहर जो कि आपका क्योटो है वहां पर ये समझौता हुआ था बच्चों। ओके, चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? तो द क्योटो प्रोटोकॉल इज द नेम ऑफ एन एग्रीमेंट साइन इन अ जापानीज सिटी सेटिंग टारगेट फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आपको लिख रहा है। सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावशाली या ताकतवर संगठन बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूरोपीय संघ है क्या। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मैंने वर्ल्ड मैप खोल लिया है और वर्ल्ड मैप के थ्रू अगर मैं आपको यहाँ पर यूरोपीय संघ के बारे में समझाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी क्लास में कुछ अच्छे बच्चों का ग्रुप होगा, कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे फ्रंट बेंचर कहते हैं, बैक बेंचर कहते हैं कि हाँ भैया ये तो बैक बेंचर के ग्रुप का पार्ट है तो इसको छेड़ो मत, है ना, ये फ्रंट बेंचर लोगों का ग्रुप है। इस तरह से ग्रुप होता है ना क्लास में। उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश है ये मिल करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो यूरोपीय संघ है वो भी इन्हीं तरह से, यानी कि जो यूरोप के देश है ना उनके देशों का एक ग्रुप है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है ये मिल करके भी अपना एक ग्रुप बना रखे हैं जिसे सार्क कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, तो ये सारे देश मिला करके सार्क बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यूरोपीय संघ की अगर बात करें बच्चों तो यूरोप के जो देश है इन सब ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको बोलते हैं यूरोपीय संघ, जिसके अंदर आपका मेनली आई थिंक 26-27 देश आ जाते हैं। आपका फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, ये सारे देश जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा है। बेसिकली इधर साइड में आप जो देश देख रहे हैं ना, ज्यादातर जो देश है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यहाँ पर अंग्रेज लोगों का देश भी बोल सकते हैं, वही अंग्रेज जो हमारे ऊपर 200 साल राज करके गए थे वो भी कभी यूरोपीय संघ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो अब निकल चुके हैं। ठीक है, वो यूरोपीय संघ से एक तरह से मान लीजिए निकल चुके हैं। उसके बारे में खैर किसी और क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय संघ है क्या। मैं आपको एकदम शॉर्ट में फिर से बता देता हूं, यूरोप के देशों का जो संगठन है उसे यूरोपीय संघ बोला जाता है। ओके,
चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। वह कौन से 4 ऐसे कारण हैं, कौन से 4 ऐसे रीजन हैं जो यूरोपीय संघ को एक ताकतवर संगठन बनाते हैं, प्रभावशाली संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कारक जो कि निम्नलिखित है। पहला चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से अधिक है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात कर रहा है। टोटल यूरोपीय संघ के जितने भी देश है उन सबको मिला लिया जाए और उनका जीडीपी कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बैठेगा। ठीक है, अभी के हिसाब से तो और ज़्यादा हो सकता है। ये मैं आपका यहाँ पर जो किताबी डेटा होता है ना उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है 12,000 अरब डॉलर से अधिक। ठीक है, एग्जैक्ट वही अमाउंट नहीं बोला है, तो उससे ज़्यादा ही बोला है, तो ये आप लिख सकते हैं। एक ये चीज़ है कि भैया यूरोपीय संघ इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। देखिए, दुनिया में पैसा बोलता है। जिस देश के पास, जिस संगठन के पास पैसा ज़्यादा होता है उसकी पूरी दुनिया बात मानती है। अब इनके पास इतना ज़्यादा जीडीपी है तो भाई पूरी दुनिया इनकी बात तो मानेगी मानेगी। इनका करेंसी भी स्ट्रांग होगा। अगर इनका करेंसी आप उठा करके देखेंगे, यूरो मुद्रा जो है, यूरो करेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल करेंसी है भैया। ठीक है, तो एक ये चीज़ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 देशों की बात कर रखा है। एक तो आपका यहाँ पर ब्रिटेन और दूसरा है आपका फ्रांस। ये दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों की अगर बात करूं सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वो केवल 5 है यूएनओ के अंदर। ठीक है, एक तो हो गया आपका अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा आपका फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये टोटल 5 ही है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीते थे ना, वही आपके परमानेंट मेंबर आज तक बने हुए। ठीक है, हालांकि बहुत बार बोला गया भारत को, जापान को, ऐसे देशों को भी बनाइए, लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ को लेफ्ट कर चुका है, यानी कि छोड़ चुका है 2020 के आसपास। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट डेट वगैरह भी पता चल जाएगा। 2020 के आसपास जो है ब्रिटेन निकल चुका है, जिसे ब्रेग्जिट करके भी बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए बताया गया है, यूरोपीय संघ की संयुक्त सैन्य शक्ति विश्व की दूसरी बड़ी सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सोचिए, वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें ना, तो सेकंड जो एक तरह से कह लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, वो आपका यूरोपीय संघ का ही आ जाता है। तो ये इनको और ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली संगठन बनाता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, यह एक राज्य की भांति कार्य करता है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक देश की तरह काम करता है, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, साझी मुद्रा है जिसे यूरो मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके ना यूरोपीय संघ को एक ताकतवर और प्रभावशाली संगठन बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट मेक द यूरोपियन यूनियन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि यूरोपियन यूनियन का जो पूरा इस तरह से जीडीपी वगैरह कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है इसके 2 मेंबर, अगर एक मेंबर ब्रिटेन तो लेफ्ट कर ही चुका है, एक है आपका फ्रांस जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों वाकई में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर जी इतना लाइक के लिए क्यों बोलते हो, तो देखिए पूरा साल आपके लिए मेहनत करते हैं ना, एकदम दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। लाइक करना आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियोस और सैम्पल पेपर लाने के लिए और सब्जेक्ट का, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सैम्पल पेपर वाली वीडियो में मैंने लिया आपके लिए कि पंजाब समझौता के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आपका पंजाब एग्रीमेंट था उसके बारे में आपको बताना है कि प्रमुख जो उसके प्रावधान थे वो क्या थे। तो सबसे पहली बात बोली गई थी कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाएगा, साथ ही साथ
पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। जो पंजाब और हरियाणा का सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो कि ये जो विवाद है उसको सुलझाएगा। ये दो बातें की गई थी। तीसरी बात देखिए यहाँ पर क्या हुई थी भैया, तीसरा प्रावधान क्या था यहाँ पर कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया, इन तीनों राज्य में जो रावी व्यास का पानी है ना, इसको कितना कितना बांटना चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा जो कि डिसाइड करेगा कि भैया कितना पानी किनको मिलना है, नहीं मिलना है, इस तरह से। ठीक है, तो पंजाब समझौते के प्रावधानों के अंदर ये चीज भी आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भैया कि पंजाब में उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी लोग हैं उग्रवादियों से परेशान हैं, उनसे प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पंजाब समझौते के प्रावधानों में हुई थी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी रीजंस, ठीक है, जो भी रीजन रहे हैं, व्हाई 1960s इज ऑल्सो कॉल्ड डेंजरस डेकेड। ठीक है, क्यों भैया इसको खतरनाक दशक कहा जाता है, भारत के संदर्भ में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 1962 का भारत चीन युद्ध में देखने को मिला था, जिसके अंदर भारत और चीन के बीच में एक वॉर हुआ था, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, भारत की हार हुई थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम चीन से युद्ध कर सके। ठीक है, तो इस कारण से हम हार गए थे चाइना से, जिस कारण से उन्होंने हमारा थोड़ा सा एरिया भी कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन बोला जाता है, जो कि भारत का ही एरिया है। हम कभी ना कभी वापस ले ही लेंगे, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा, इस 1960 के दशक को और खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, क्योंकि 1965 का युद्ध हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, नदी जल बंटवारे को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में। और भैया इसी टाइम पे हमें सूखे की स्थिति पैदा होती हुई दिखी। ठीक है, जिससे कि खाद्यान्न संकट आ गया। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी इस टाइम पे। अब वो 2 प्रधानमंत्री कौन थे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका 1960 1960s के डेकेड में यहाँ पर देहांत हुआ था। ठीक है, जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताएगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर के काम करें। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से चुनौतीपूर्ण मसले हैं जिनसे हम तभी निपट सकते हैं जब सभी देश मिलकर के काम करें। तो एक तो भैया कोरोना जैसा महामारी। ठीक है, ऐसे महामारियों से तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के काम करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका आतंकवाद हो गया, आतंकवाद से भी तभी निपट सकते हैं जब सभी देश मिलकर के काम करें। यहाँ पर मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, शायद आपको पता हो ना हो। ये बात है उस जमाने की जब भारत चिल्ला चिल्ला करके बोलता था कि भैया आतंकवादी पूरे विश्व की समस्या है, न केवल भारत की समस्या है। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के या यूरोप के जो देश है सब मानते ही नहीं थे। इन देशों की ना एक कमी है, आपको पता है इनकी कमी है कि जब तक इनके साथ खुद नहीं होता ना तब तक ये बोलते हैं अरे दुनिया में ऐसा चीज़ भी है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, फिर 9/11 की घटना होती है इधर आपका अमेरिका में। अमेरिका के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। अमेरिका बोलता है अरे भैया पूरा दुनिया में आतंकवाद गतर तरीके से फैल गया है, एकदम आतंकवाद को मिटाओ। एकदम फंडिंग करने लग जाता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भैया आप यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को ढूंढिए। ठीक है, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, अभी आपको हंसी भी आएगा। तो फिर एकदम खूब दबा के पैसा वैसा देता है पाकिस्तान को कि चलो भैया पाकिस्तान यहाँ पर तुम ओसामा बिन लादेन को ढूंढो, जो कि 9/11 का मेन आप कह सकते हैं मास्टरमाइंड है। अब भैया पाकिस्तान तो खूब पैसा खूब साल तक यहाँ पर अपने जेब में रखता जाता है। बाद में जाके पता चलता है कि अरे ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। लो,
यहाँ पर पाकिस्तान को आप पैसा दे रहे हो ताकि ओसामा बिन लादेन को ढूंढे, और ओसामा बिन लादेन मिलता कहाँ है? पाकिस्तानवे के अंदर। सोचिए, तो कहाँ से कहाँ कहानी आ जाती है हमारी, और फिर ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है। खैर, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि भैया ये जो देश है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इनके साथ जब तक खुद कुछ नहीं होता ना, तब तक ये किसी भी देश की नहीं मानते हैं। तो ये ऐसी बातें बता दी मैंने आपको। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो एक तो आतंकवाद हो गया आपका, जिससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिल करके काम करें। फिर आप ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं, पर्यावरण निम्नीकरण लिख सकते हैं। पर्यावरण को अगर बचाना है तो सभी देशों को मिल करके काम करना होगा। पीने के पानी जो है उसकी कमी होती जा रही है, अगर इसको बचाना होगा तो सभी देशों को मिल करके काम करना होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो आपका पानी है, वो तो बोला जाता है भैया 70% के आसपास जो है पूरी दुनिया में पानी है, लेकिन इसमें से पीने वाला पानी कितना है? तो पीने वाला पानी है आपका केवल और केवल 0 पॉइंट जो है सो कि 0006% इतना पानी है, ठीक है, जो कि पीने योग्य है। ये तो और डेटा कम हो गया होगा, ठीक है, यानी कि पानी और कम हो गया होगा। ये मैं पहले का आपको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था। तो इतना कम पानी है पीने योग्य। तो अगर पानी बचाना है भैया, तो सभी देशों को मिल करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका वैश्विक गरीबी हो गया, पूरी दुनिया में जो गरीबी होती है इसको कम करना है तो सभी देशों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। संक्रामक रोग जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, और भी फलाना ढीकना 50 तरह का संक्रामक रोग होता है, उन सबको अगर रोकना है तो सभी देशों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसे चुनौतीपूर्ण मसले हैं जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर के काम करें, ठीक है, या मिल करके कार्य करें। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर तो 3 ही पूछा है कि भैया 3 ऐसे बताइए चीज़ें जिनसे तभी निपटा जा सकता है, 3 चैलेंजेस जब सभी देश मिलकर के काम करें। आपने यहाँ पर 5 बता दिया है, तो क्या हम भी पेपर में ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर आपसे 3 पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 चीज़ें बता दीजिए, ऐसे 5 चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जितना भी अगर आप पेपर में लिख करके आ रहे हैं, मान लीजिए 3 पूछा है, आपने 3 ही लिख दिया वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। ये नहीं कि भैया वहाँ पर 100 शब्दों में 120 शब्दों में बोला है और आप वहाँ पर 50-60 शब्द लिख करके आ रहे हैं, तो नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको लिख करके आना ही आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, ओके। तो मैं आपको ज़्यादा बताता चलूँगा जिससे कि आपके दिमाग में रह जाए। अगर मान लीजिए मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है, तो इस 5 में से अगर 3 पॉइंट भी 4 पॉइंट भी आपके दिमाग में रह गए, एक आधा पॉइंट आप भूल भी गए, तो भी अगर आप इन सबको लिख देते हैं तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कई बार ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उदाहरण देकर के यह दर्शाइए कि वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया है। अगर वैश्वीकरण की बात करें, जो कि भारत में कब आया, 1991 के टाइम पे, 1991 में हमने वैश्वीकरण को अपनाया, जिससे कि हमारे खाने पीने की आदतें बदल गई हैं। न केवल भारत की, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो खाने पीने की आदतों में बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, वैश्वीकरण के कारण हमारे पारंपरिक पेय, जैसे पेय का मतलब होता है पीने वाले पदार्थ, जैसे लस्सी, शिकंजी इत्यादि का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। आजकल तो एक ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस है, स्टिंग। अरे भाई चल यार, स्टिंग, एक नीले वाला स्टिंग आया, तूने पिया क्या? अरे वो वाला एक और स्टिंग तो आता था जो पहले वाले में पीता था, वही मेरे को अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, लाहौरी जीरा क्या पिया तूने? क्या ये लेमन पिया तूने? इस तरह के 50 तरह के ड्रिंक आ गए हैं। कोक, पेप्सी, ये सब तो पहले से चलता ही आ रहा है। तो ये हमारे देश का पेय पदार्थ नहीं है, ठीक है। मैं भारत के संदर्भ में यहाँ पर अब बात कर रहा हूँ। भारत में, हमारे देश में देसी जो चीज़ें होती थी, क्या होता था, जैसे आज भी अगर आप गाँव में जाएंगे, ठीक है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कहीं पर भी आप चले जाइए तो वहाँ पर आप देखेंगे लोग जो है, बूढ़े अंकल लोग जो है, दादाजी, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो सब देसी चीज़ें पीना पसंद करते हैं। लस्सी, ठीक है, शिकंजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया आपका, दूध, दही, ये सब खाना पीना पसंद करते हैं। अगर उनको आप जाके बोलेंगे, ओ ताऊ ये ले, ताऊ ये लस्सी की जगह ये तू कोक पी ले ताऊ, ठीक है, तो ताऊ बोलेंगे यो के है छोरे, कोक पिला रहे मने? अरे मैंने उम्र से पहले ही मारेगा के, कोक ना पीता मैं, मने मारे देसी चीज़ दे दे, ठीक है। और वो क्या मांगेंगे आपसे? लस्सी।
दूध, दही ये सब चीज़ें प्रेफर करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि बेटा यही खा ले, ज़िंदगी बहुत लंबी जाएगी, नहीं तो बेटा ये कोक वोक पीता रहेगा ना तो बस। तो मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कोक वोक मत पिया करो ज़्यादा। अगर आप पीते भी हो तो बिल्कुल लिमिट में पिया करो, ठीक है। मैं नहीं पीता, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर जी आप पीते हो और हमें एडवाइस कर रहे हो कि हम ना पिए, तो मैं आपको क्लियर कट आंसर बता देता हूँ, मैं नहीं पीता किसी भी तरह का बाहर का जो पीने वाला पदार्थ होता है ना, कोक फैंटा ये सब वो सब कुछ भी नहीं, फ्रूटी रूटी तक भी नहीं पीता। मैं सिर्फ पीना पसंद करता हूँ पानी। आई लाइक पानी, वाटर मुझे बहुत पसंद है। खैर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, खान पान की हमारी पारंपरिक आदतें चपाती एवं चावल इत्यादि खाने पर पिज्ज़ा बर्गर और पेस्ट्रीज ने कब्जा कर लिया है। हमारा देसी क्या होता था, चपाती हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। बिहार में चले जाइए तो वहाँ पर आपका सत्तू हो गया, लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है। हरियाणा में चले जाइए तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, दूध दही लस्सी हो गया। तो अलग अलग रीजनल लेवल पे अगर मैं बात करूं भारत में, तो अलग अलग तरह के खाने होते हैं हमारे, ठीक है। तो भारत का देसी खाना की अगर मैं बात करूं ना, ओवरऑल जो पूरे भारत में खाया जाता है, रोटी चावल, ठीक है, ये सब चीज़ें, दूध दही लस्सी वगैरह, ये पूरे भारत में खाया जाता है। लेकिन इसका स्थान जो है अब किसने ले लिया है, पिज्ज़ा बर्गर पेस्ट्री ये सब चीज़ों ने ले लिया है। आप बहुत रेयरली ही अपने दोस्त के मुंह से सुनेंगे कि भाई चलना चपाती खाने चलते हैं, लेकिन वही आपका जो दोस्त है वो क्या बोलेगा, भाई चले चाउमीन खा के आते हैं यार, चलना यार आज बर्गर खा के आते हैं, चलना पेस्ट्री खा के आते हैं। ये आप कॉमनली अपने दोस्तों के मुंह से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल का जो वैश्वीकरण का दौर है, इसमें हमारी जो खाने पीने की जो आदतें हैं या चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बदली हैं, ठीक है। चाहे आप पीने की चीज़ ले लीजिए या खाने की चीज़ ले लीजिए। और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, चाउमीन नूडल्स पास्ता इत्यादि हमारे खान पान की आदतों में बदलाव के अन्य उदाहरण है, ठीक है। ये होता है ना चाउमीन मोमोज बर्गर फिंगर, ये सब बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल के जो युवा लोग हैं, ठीक है, जैन जी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं इसको, जिससे कि उनका ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। खैर, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड आवर ईटिंग हैबिट्स। तो इस तरह से करके आप आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसको चॉइस में देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो भारतीय संघ है इसके अंदर जो देशी रजवाड़े थे उनको किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, उन्होंने एक किया, एक भारत बनाया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत का नक्शा। और अगर मैं बात करूं आपसे आज से लगभग 70-75 साल पहले की, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, आज के टाइम पे आप ये नक्शा देख रहे हैं ना, इस टाइम से पहले नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे ना, तो बिल्कुल टुकड़ों में टूटा हुआ था हमारा भारत, ठीक है। 565 रजवाड़ों के अंदर, जिसे इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट बोला जाता है, उसके अंदर हमारा जो भारत है वो बटा हुआ था। 565 रजवाड़े, आप समझ रहे हैं, यानी कि 565 अलग अलग टुकड़े थे हमारे भारत के, जिस पर 565 के आसपास राजा जो है राज करते थे। उनका अपना अलग करेंसी होता था, अपनी विदेश नीति होती थी, अपनी सारी चीज़ें, अलग अलग नियम कायदे कानून हुआ करते थे। तो इन 565 रजवाड़ों को एक भारत, अखंड भारत किसने बनाया, तो वह व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, जिनको लौह पुरुष का भी नाम दिया जाता है। उन्होंने इस तरह से एक भारत अखंड भारत बनाया। सोचिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते, वो ऐसा काम नहीं करते, तो दिल्ली से अगर मान लीजिए आपको केरल जाना है, दिल्ली से आपको असम जाना है, तो आपको 5 बारी वीज़ा पासपोर्ट लगाना पड़ता, ठीक है, वीज़ा दिखाना पड़ता, पासपोर्ट दिखाना पड़ता। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए दिल्ली से आपको यहाँ पर केरल जाना है, नीचे की तरफ जाना है, दिल्ली से असम जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है, गुजरात जाना है, मुंबई जाना है, कोई वीज़ा पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ट्रेन की टिकट, प्लेन की टिकट, या जैसे भी आपको जाना है, जिस भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्रेडिट हमें किनको देना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देना चाहिए, जिन्हें हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूँ, ठीक है। और रियल मायने में अगर कोई लेजेंड है ना, तो सरदार पटेल जी है,
ठीक है, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लिखी हुई चीज़ें हैं किताबी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। सरदार पटेल ने एक अधिनियम तथा प्रजातांत्रिकरण की विधि द्वारा अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़ तथा हैदराबाद जैसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, परंतु सरदार पटेल के राजनीतिक कौशल एवं सूझबूझ ने इन दोनों रियासत जो है इनको भारत में शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये जानते थे कि अगर मैं किसी रियासत के राजा को, जैसे अगर आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है भैया निजाम। ठीक है, ये देख रहे हैं टोपी उपी लगा करके खड़े हैं इन चार व्यक्तियों के बीच में, तो ये है आपका निजाम जी। इन्होंने मना कर दिया था कि भैया हम जो है पटेल जी आपके उसमें शामिल नहीं होंगे भारतीय संघ में। ठीक है, निजाम ने मना कर दिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको बोला कि बेटा शामिल हो जाओ। अब बहुत सूझबूझ लगा करके इनको शामिल करवा लिया भारतीय संघ में। और ये ऐसे ही शामिल नहीं करवाते थे कि हाँ गए मुंह से बोल दिया हम शामिल हो गए और हो गए, क्योंकि बाद में तो पलट जाएंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते थे। ठीक है, वह कौन सा डॉक्यूमेंट होता था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इंस्ट्रूमेंट से कुछ करके होता था, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये सेकंड होमवर्क है आज का आपका। ठीक है, अब वो क्या होता था देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसे हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप, कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या आपके पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके। यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक गद्यांश दिया गया है, वीडियो को पॉज करके पूरा आप रीड कर सकते हैं। ये जो गद्यांश है ये ग्लोबल कॉमन्स को लेकर के है। जैसे कि बताया गया है, कॉमन्स वे संसाधन है जो कि किसी के स्वामित्व में नहीं है बल्कि एक समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं। यह एक कॉमन रूम, सामुदायिक केंद्र, पार्क या नदी हो सकता है। इसी तरह दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि किसी एक राज्य यानी एक देश के अंदर नहीं आते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आ जाते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इस तरह की चीजें। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। तो महासागरीय जो तल है बच्चों आपका, ये ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अपना धरती बांट लिया कि हाँ इतना धरती तेरा है, इतना धरती मेरा है, लेकिन जो समुद्र है आपका उसको नहीं बांट पाए। एक लिमिट तक तो समुद्र को बांट लिया कि चलो भैया इतना हम ले लेते हैं, इतना तुम ले लेते हो, लेकिन जो बिल्कुल बीच का कोर समुद्र है, मरियाना ट्रेंच है, ऐसे बड़े बड़े समुद्र जो है, ठीक है, इनको नहीं बांट सकते हैं। हम इंसान है भाई, हमारी कुछ लिमिट्स है। ठीक है, आज भी हम 5% ही जो समुद्र है उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए हैं। 95% समुद्र के अंदर क्या है वो आज भी हमें नहीं पता है। हम अपने आप को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम यहाँ चले गए अंतरिक्ष में, मंगल तक पहुँच गए, लेकिन हम अपने समुद्र को ही नहीं देख पाए। तो उसी तरह से जो ग्लोबल कॉमन्स है आपका, अंतरिक्ष हो गया, समुद्र हो गया, इन तरह की चीज़ों को हम नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। ठीक है, वो है आपका महासागरीय तल, क्योंकि नर्मदा नदी को हम लोग बांट सकते हैं, नीलगिरी जो है आपका पर्वत वगैरह उनको बांट सकते हैं, थार मरुस्थल इनको बांट सकते हैं, लेकिन महासागरीय तल को हम नहीं बांट सकते। नेक्स्ट, ये ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। तो रियो डी जेनरियो जो है ब्राजील के अंदर यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, रियो डी जेनरियो। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए जुड़ी हुई है। ठीक है, यूएनओ का ऐसा कौन सा एजेंसी है जो आपका पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट्स के जो मुद्दे होते हैं ना, उनके लिए जुड़ी हुई है कि कैसे उनको बचाए वगैरह इस तरह से करके, है ना। तो वो है भैया आपका UNEP करके, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, जो ग वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग आसान क्यों नहीं है। क्योंकि आम पर्यावरण एजेंडा पर आम सहमति का अभाव है। ठीक है, इसीलिए ग्लोबल कॉमन्स का पर जो है सो कि सहयोग आसान नहीं है। ठीक है, चलिए
सेम यही है आपका इंग्लिश मीडियम में, इस तरह से रहेगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो ओशन का जो फ्लोर है वो आपका कह सकते हैं ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। नेक्स्ट, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनरियो ब्राज़ील। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका है UNEP। उसका अगला यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है कि वाई इज कोलेब्रेशन नॉट ईजी ऑन ग्लोबल कॉमन्स करके, तो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर। 25वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये मैप वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य, स्टेट बिलोंगिंग टू द लीडर हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट। तो वह भैया कौन सा राज्य है? तो अगर राज्य की बात करें तो यूपी है वो, और यूपी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आप अगर डी वाला देख रहे हैं ना ये, तो ये है यूपी। यहाँ से बिलोंग करते थे जिन्होंने ताशकंद समझौते को साइन किया था, और वह जो नेता थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा पहले का हो जाएगा डी संबंधित अक्षर, और स्टेट का नाम है हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नटराजन जो है अन्नादुराई से संबंधित राज्य, स्टेट बिलोंगिंग टू सी नटराजन अन्नादुराई। तो वह कौन सा है भैया? तो उसकी बात करें तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो सी से आप देख रहे हैं ना, ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा आपका। दूसरे का आपका हो जाएगा सी, और स्टेट का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वह है भैया आपका बिहार। अब बिहार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये ए से आप लोकेट हुआ देख रहे हैं, ये है आपका बिहार। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो संबंधित अक्षर है वो ए है, और स्टेट का नाम है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीवी गिरी इसी राज्य के थे। वीवी गिरी बिलोंग टू दिस स्टेट करके। ठीक है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, ये जो बी से आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आपका यहाँ पर संबंधित अक्षर बी हो जाएगा, और जो स्टेट का नाम है वो है आंध्र प्रदेश। आई थिंक आपको मैप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग कार्टून वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 26वां क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो एक खड़ूस से अंकल आपको दिखाई देंगे, इस तरह से देख रहे हैं, एकदम गुस्से से हम लोगों को देख रहे हैं। अरे अंकल जी काहे इतना गुस्सा से देख रहे हो? और ये अंकल कोई और नहीं है, ये यूएसए है भैया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देख रहे कितने खड़ूस से अंकल जी है। ठीक है, देखिए कार्टून से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दिखाया है और वह किस चीज का प्रतीक है? ठीक है, तो व्यक्ति के दोनों हाथ में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह और जो कि शांति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में पंजा है जो कि युद्ध का प्रतीक दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो हाथ है इसमें यूएनओ का लोगो कह सकते हैं वो दिखाया गया है, दूसरे हाथ में पंजा दिखाया गया है। ठीक है, अब ये क्यों दिखाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दिखाया गया भैया कि या तो तुम अमेरिका की बात शांति से मान लो, अगर बेटा तुम शांति से नहीं मानते हो ना अमेरिका की बात, तो अमेरिका क्या करेगा? वॉर का यानी युद्ध का सहारा लेगा, और यहाँ पर यूएनओ भी कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी करके, है ना। तो अमेरिका वाले अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस है भैया, इनकी बात मान लेनी चाहिए, है कि नहीं। खैर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, इस वक्तव्य का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बता दिया कि भैया अमेरिका का कहना या तो शांति से मान लो या तो युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यही आपका कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। कार्टून तो वही रहेगा आपका, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में केवल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, केवल लैंग्वेज करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और उसके आंसर भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है।
आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं इस सैंपल पेपर के, इस क्वेश्चन पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के अंदर, जो कि हमारा सेक्शन नंबर ई होने वाला है, जिसे आप खंड ड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, और 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन अगर आप सही से कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस सेक्शन को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए 27वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना का आकलन कीजिए। ठीक है, तो शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी बिल्कुल सिंपल सा आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटित के बाद जो भी देश नए नए बने, अब भैया देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उनके पास था नहीं, तो वो गए वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास कि भैया भैया वर्ल्ड बैंक भैया हमको यहाँ पर पैसा दे दीजिए, आईएमएफ भैया हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है, आईएमएफ के अंदर किसका बोलबाला चलता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर किसका बोलबाला चलता है, यूएसए का। ठीक है, तो इन्होंने यूएसए से पूछा कि यूएसए जी पैसा उसे दे दे का इनको, तो यूएसए ने बोला पैसा दे दो, लेकिन इनको बोलो कि अपना स्ट्रेटेजी, अपना जो देश को चलाने का तरीका है वो बदले। पहले ये लोग जो है सो कि जो साम्यवाद को ज़्यादा मानते थे, अब पूंजीवाद की और इनको बोलो कि भैया अपना इकोनॉमी, अपना पॉलिसी वगैरह पूंजीवादी जो है ना आपका, उस हिसाब से बनाइए। ठीक है, तो यानी कि यूएसए और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, यानी एक हाथ से इनकी मदद कर रहे हैं और एक हाथ से थप्पड़ मार रहे हैं कि भैया आप अपना एक तरह से पूरा जो मॉडल है, ठीक है, इकोनॉमी का जो मॉडल है, अर्थव्यवस्था का जो पूरा मॉडल है उसको ही चेंज करो, है कि नहीं। इसे ही आघात पहुंचा करके उपचार करना कहा जाता है। तो इसके क्या परिणाम देखने को मिले, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जब यहाँ पर हमारा शॉक थेरेपी हुआ। तो रूस में सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े उद्योग लगभग बंद हो गए, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी लोगों और कंपनियों को बहुत कम दामों पर बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि ज़्यादातर पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था रूस के अंदर, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था, उसको प्राइवेटाइज किया गया। अब जब प्राइवेटाइज किया गया तो औने पौने दामों पे भैया, इस मान लीजिए हर 1000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, उसको 2 करोड़ 5 करोड़ में बेच दिया गया। ऐसे औने पौने दामों पर लगभग 90% उद्योगों को बेच दिया गया, कंपनियों को बेच दिया गया बहुत कम दाम पे। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के परिणामों में ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट आई। ठीक है, यानी कि जो रूस की मुद्रा रूबल है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली नाटकीय रूप से। अगला, सामूहिक खेती व्यवस्था भंग हो गई। जैसे पहले सामूहिक खेती व्यवस्था हुआ करती थी, सब मिल करके उसके अंदर फार्मिंग करते थे, अब प्राइवेट फार्मिंग का कल्चर बढ़ने लग गया। अनेक आर्थिक गतिविधियों का निजीकरण हुआ। रूस की पुरानी समाज कल्याण व्यवस्था को नष्ट किया गया। यहाँ पर पुरानी जो उनका समाज कल्याण व्यवस्था था, जिससे कि लोगों का कल्याण होता था, समाज का कल्याण होता था, उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें शॉक थेरेपी के परिणामों के अंदर देखने को मिला था बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा यानी एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बताना है आपको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा भूमिका बना रखा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी खराब रहे हैं, लेकिन समय समय पर विभिन्न सरकारों ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी कि देखिए जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, पाकिस्तान देश पैदा हुआ है, 1947 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर के आज तक हमारे संबंध खराब ही रहे हैं। लेकिन अलग अलग टाइम पे आप देखेंगे अलग अलग नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बस भी चलाई थी, है ना, दिल्ली से लाहौर तक आई थिंक जाती थी वो बस। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये सब चीज़ें दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के प्रयासों को दिखाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो चोट्टा पाकिस्तान के कह लीजिए नेता होता सब, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत से अपना संबंध सुधारने में। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग वहाँ के जो नेता होता है बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, भ्रष्ट है, पूरा का पूरा करप्ट
खैर, भारत पाकिस्तान के संघर्षों की अगर बात करें तो 4 तो हमें युद्ध ही देखने को मिला है। पहला युद्ध कश्मीर को लेकर के हुआ था 47-48 में। दूसरा युद्ध यहाँ पर पानी के बंटवारे को लेकर के 65 में हुआ था, 1965 में। फिर 1971 में बांग्लादेश का जो लोकतंत्र करवाया हमने, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको लेकर के हुआ था। चौथा युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है। यहाँ पर तो 4 तो युद्ध हो गया संघर्ष की अगर बात करें तो। उसके बाद भी यहाँ पर हथियारों की होड़ लगी रहती है। हमने कोई नया हथियार खरीद लिया तो पाकिस्तान बौखला जाता है, और भारत हुआ तो ये नया हथियार खरीद लिया, जल्दी जल्दी अमेरिका के चरणों में गिर जाओ और नया हथियार खरीदो। अरे भैया हमको भी थोड़ा सा लोन वोन दे दीजिए, एक नया हथियार खरीदते हैं। यहाँ पर खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन हथियार इनको खरीदना है ना। आतंकवाद को लेकर के यहाँ विवाद देखने को मिलता है। भारत पूरी दुनिया में बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाला देश है, लेकिन पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश पहले मानते नहीं थे, अब मानने भी लग गए हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के विवाद देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भारत और पाकिस्तान के संघर्षों के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। भारत पाकिस्तान के सहयोग वाले क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर सहयोग की संभावना है? तो सांस्कृतिक अगर बात करें तो फिल्म, गाने, नाटक इत्यादि में आप देखेंगे दोनों देशों में काफ़ी सहयोग रहता है। भारत के गाने पाकिस्तान में सुने जाते हैं, पाकिस्तान में भारत के बहुत सारे मूवी वगैरह देखे जाते हैं, और पाकिस्तानी भी कुछ सीरियल वगैरह, कुछ मूवी वगैरह भारत में कुछ लेवल तक देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पर और अच्छा किया जा सकता है, थोड़े बहुत ठीक भी है, ठीक है। खेल क्षेत्र की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी इत्यादि से भारत पाकिस्तान के अंदर सहयोग बढ़ाया जा सकता है। क्रिकेट वगैरह को और थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, हॉकी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कपास वगैरह, प्याज, सॉफ्टवेयर इत्यादि से व्यापार वगैरह करके बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ और चीज़ें भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण, जिसे ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, इससे क्या अभिप्राय है, एवं वैश्वीकरण का विरोध किन आधारों पर किया जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में लोग क्यों हैं? तो देखिए, वैश्वीकरण की परिभाषा, यहाँ डेफिनेशन समझ लीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकता है, विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में जाना, दूसरे देश से अपने देश में आना, और किसी देश में जाना, यही वैश्वीकरण है एक तरह से। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, ये सारी चीज़ें मिल करके वैश्वीकरण बनाते हैं, ठीक है। प्रवाह की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप एक नदी की बात करेंगे तो उसके अंदर किस तरह से जल का प्रवाह होता रहता है, बहता रहता है। तो उसी तरह से अगर वैश्वीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैश्वीकरण के अंदर एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जा सकता है, दूसरे देश से पैसा आ सकता है, व्यक्ति को ले जाया जा सकता है किसी और देश में, कोई और देश से व्यक्ति आ सकता है। ये सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पर वैश्वीकरण बनाते हैं। और डेफिनेशन की अगर बात करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीज़ों का हो सकता है, जैसे विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का आदि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। जैसे अगर मान लीजिए एक एमआई कंपनी है जो कि इंडिया में आ रही है, ठीक है, जो कि चाइनीज कंपनी है। अब भारत में जब वो कंपनी आ रही है तो वो रोजगार भी देगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में फायदा होगा, ठीक है। और फ़ोन वगैरह बना करके वो दूसरे देशों में बेचेंगे। तो भारत की कह लीजिए जो पॉलिसी वगैरह है वो थोड़ा सा लचीला करना पड़ता है, हमारा अपना जो पॉलिसी वगैरह है, ताकि वो कंपनियां देश में रहे। अगर वो कंपनियां देश छोड़ करके चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं इससे हमारा ही घाटा है। वो तो भैया मल्टीनेशनल कंपनी है, किसी और देश में अपना कंपनी खोल लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर डिपेंड है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एप्पल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। एप्पल ने अपना नया स्टोर खोला है हमारे देश में, तो उससे क्या हुआ, जहाँ स्टोर खोला वहाँ पर स्टोर के अंदर लोगों को रखेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। वहाँ तक स्टोर तक जाने के लिए जो कस्टमर होते हैं वो ऑटो रिक्शा वगैरह लेते हैं, तो रिक्शा वालों को रोजगार मिल गया। जिस जगह पे स्टोर खोला, ठीक है, जिस बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में जो है मतलब स्टोर का रेंट वगैरह जो होता है वो जा रहा है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारे देश में रहता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा अपना जो पॉलिसी वगैरह है उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि भैया जो सरकार है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये कारण है जिस कारण से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक अर्थों में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, ठीक है। 1999 में इसीलिए सिएटल जो है वहाँ पर विश्व
कह लीजिए विश्व का एक मंच प्रदान किया वहाँ पर सिएटल ने, जिसके अंदर आप मान लीजिए बहुत सारे जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी और बहुत सारे लोग आकर के वहाँ पर वैश्वीकरण का विरोध किए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और WSF एक विश्वव्यापी मंच है, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम बोलते हैं, जहाँ पर जाकर के आप वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर गया और चिल्लाने लग गए वैश्वीकरण हटाओ देश बचाओ, वैश्वीकरण हटाओ देश बचाओ। मतलब जाके थोड़ा आराम से एकदम कि हाँ भैया वैश्वीकरण हटाना चाहिए, उसके पीछे आपको तर्क देना पड़ेगा कि हाँ ये तर्क है वो तर्क है। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम जाके चिल्लाने लग गए अरे हटाओ वैश्वीकरण, नहीं क्या ताम झाम लगा रखा है बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा पोलाइटली। ओके, सेम ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए पाठों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बाय इंदिरा गांधी जी। इस तरह के भाषण उस टाइम पे बहुत फेमस हुए थे आपातकाल को लेकर के। आपातकाल का अनाउंसमेंट इसी तरह से रेडियो पे किया गया था। और 1975 में ये जो आपातकाल लगा तो इससे हमने क्या लेसन सीखा, क्या सबक सीखे, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए आपातकाल जो लगा उसके सबक जो कि इस प्रकार से है। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। ठीक है, भारत का जो लोकतंत्र है उसकी क्या ताकत है और क्या कमजोरियां हैं वो हमें देखने को मिली आपातकाल के दौरान। लेकिन जल्दी ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया और इसी प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है, ये हमें देखने को मिला। यानी कि कुछ टाइम के लिए हमारा लोकतंत्र दबा तो रहा है एक तरह से, लेकिन धीरे धीरे जो कामकाज है वो लोकतांत्रिक रूप से अपनी राह पर लौट आया, अपने रास्ते पर लौट आया। और इस तरह से हमें पता चला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना काफी कठिन है। ठीक है, आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। ठीक है, आपातकाल के बाद ये देखा गया कि जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स वगैरह है, वो नागरिकों के यानी सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप से काम करने लग गए और कई ऐसे संगठन थे जो अस्तित्व में आए इन अधिकारों की रक्षा के लिए, इन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो एक ये सबक रहा भैया। और क्या हुआ, आपातकाल जो था हमारा संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक है, जो आंतरिक अशांति बता करके आपातकाल लगा दिया गया था ना, उसको हटा करके ये बोला गया कि जब तक भैया सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है तब तक इस तरह से आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और आपातकाल की घोषणा करने को लेकर के भी यहाँ पर बात की गई कि इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे। ऐसा नहीं कि आप बोल दिया अरे भैया आपातकाल लगा दे क्या, हाँ लगा दीजिए, अगले सुबह उठ करके अरे भैया आपातकाल लग गया है, सब अपना घर उर में रहिएगा, ऐसा नहीं चलेगा भैया। ये जो आपातकाल की घोषणा होने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है, इसका जो सलाह है मंत्रिपरिषद जो है उसको राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा। ठीक है, आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपने राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, कि ये हमें सबक उस टाइम पे देखने को मिला था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975 और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी कर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 29वां क्वेश्चन कि किन मुख्य उम्मीदों के आधार पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 2 अंगों और 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। जो यूएनओ को बनाया गया 1945 में, तो किस लिए बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था। लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ आपका, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर के आपका 1918 तक चला। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला इससे पूरी दुनिया डर सी गई थी। अब पूरी दुनिया ने सोचा कि भैया ये जो वॉर हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा वॉर आगे चल के ना हो, इसके लिए हमें कुछ बनाना चाहिए। ठीक है, अब क्या बनाना चाहिए, चलिए एक संगठन बना देते हैं जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, एलएन लिख देता हूं मैं,
लीग ऑफ नेशंस बना दिया गया। इसका मेन काम यह था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो। लेकिन फिर यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया भैया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया आपका 1939 से लेकर के 1945 में जाकर के आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है सब यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस की तरफ देखने लगते हैं, अरे भैया तुमको बनाए थे जिस काम के लिए वही काम तुम कर नहीं पाए, ठीक है। फिर लीग ऑफ नेशंस को यहाँ पर हटाया जाता है, उसकी जगह पर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। और उनका एक ही काम होता है उस टाइम पे कि भैया अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है, युद्ध वगैरह वो रोका जाए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो। और आज तक अभी 2023 खत्म होने वाला है, आज तक कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना हुई भी नहीं है, इसीलिए आज के टाइम पे भी यूएनओ जो है अस्तित्व में है। ओके, बाकी यहाँ पर देखिए उम्मीदें क्या लगाई गई थी जिस कारण से यूएनओ को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से उम्मीदें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यानी अलग अलग देशों के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाना, राज्यों के बीच संघर्ष और युद्धों को रोकना, वो तो चीज़ आज यूएनओ कर नहीं पा रहा है, लेकिन खैर पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देशों को एक दूसरे के निकट लाना, जिससे कि सारा दुनिया जो है, सारी दुनिया के देश आपस में मिलकर के आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये उम्मीद लगाई गई है यूएनओ से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं भैया, यहाँ पर दो पूछा था। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे लिख के बता दिए, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय आदि करके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो गया, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया आदि। तो इस तरह से एजेंसियों के बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1989 यानी 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का वर्णन करें, ठीक है। तो 1989 के बाद बहुत सारे बदलाव आए, जैसे हमें क्या क्या देखने को मिला, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति देखने को मिली, राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका देखने को मिली, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा देखने को मिला, मंडल मुद्दे का उदय हुआ, ये मैंने बहुत बार 85 बार एक्सप्लेन कर रखा है, नई आर्थिक नीति, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं आप इसको, अयोध्या विवाद देखने को मिला, गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, शाहबानो प्रक्रम, ठीक है। ये सारी चीजें हमें 1989 के बाद यानी 1989 के बाद भारतीय राजनीति में देखने को मिली थी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत और भारत के पड़ोसी देश सारे आ जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत तो हमारा है ही, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मेरे विचारों में इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण एशिया के सभी देश जो है मुक्त व्यापार जो होता है यानी फ्री ट्रेड होता है उस पर साइन कर ले, जिसमें कम से कम टैक्स लगा करके या मिनिमम टैक्स लगा करके व्यापार किया जा सके, समझौते वगैरह करे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने जो विवाद है उनको शांतिपूर्ण ढंग से हल करे। मेनली अगर आप देखेंगे ना, दक्षिण एशिया में सीमा विवाद देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ठीक है। तो उस चीज़ को सब मिल करके सॉल्व करे तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ कैन पीस एंड कोऑपरेशन कैन बी इंक्रीज इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। इस तरह से करके तो आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ओके, अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाले किन्हीं 4 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। तो पहले तो पूछा है कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई उसके बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो सहायक सिद्ध हुई,
ठीक है, इसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। और इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने के लिए क्या कारक रहे थे कि क्यों वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थी प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस तरह से पहले तो परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जी लोकप्रिय पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। एक तो नेहरू जी की बेटी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो परिस्थितियां रही कि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी वो, और 1964 से 66 में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थी। ये परिस्थितियां थी जो कि उनको एक प्रधानमंत्री बनने में सहायक सिद्ध हुई। अब देखिए उनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। तो ये वाला नारा था बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। तो और ये कारण बना कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर रही। अगला, उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया। उन्होंने सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। 1974 में पहला आणविक विस्फोट किया, पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। 1998 में, हालांकि उस टाइम पे सक्सेस नहीं हुआ था, फिर 1998 में हमारा जो शक्ति 98 करके हमने टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो वो सक्सेसफुल रहा था। तो एक जो हमने परमाणु परीक्षण किया 1974 में, इसकी वजह से भी उनको काफ़ी लोकप्रियता प्रदान हुई। उन्होंने रजवाड़ों की दी जाने वाली सुविधाओं को कम कर दिया, ठीक है, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था, जिसमें रजवाड़ों के जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनको कुछ सम अमाउंट कह लीजिए पेंशन टाइप का मिलता था, वो उसको कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।